करती हूँ। नाम दिया था आजाद हवा, तो बहुत कुछ आप लोगों के लिए छोड़ दिया कि जब आप इसे सुने, इसे महसूस करें, तो अपने अपने तरीके से जाने ये किस तरह की आज़ादी और किस हवा की बात हो रही है। हो सकता है एहसास फर्क हो, आप लोग अपने अपने नज़रिए से उनको देखें, पर वो जो भी होंगे मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ होने वाली हर चीज़ के साथ एक संयोजन जोड़ लेंगे। तो सत्र की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय लीलाधर जगूड़ी जी को, पद्मश्री लीलाधर जगूड़ी जी को वो मंच पर आएं और कार्यक्रम की अध्यक्षता का पदभार संभालें। श्री लीलाधर जगूड़ी। इसके साथ ही मैं आवाज दे रही हूँ चित्रा देसाई जी को कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राजेश अरोड़ा जी कृपया मंच पर स्थान लें। और सबसे आखिर में अपनी मित्र और कार्यक्रम की संयोजिका ज्योत्सना मिश्रा जी से मैं कहूंगी कि वो भी मंच पर स्थान ग्रहण करें। नमस्कार। ये फ्री बस की कविता का आगाज करने के लिए इसमें जो हम लोग की बात हुई, जो उसमें जी ने अग्निशेखर के आगे कश्मीरी कवि लिखे। तो अग्निशेखर जी ने कहा कि भाई कश्मीरी क्यों, मैं हिंदी का कवि हूँ, कवि क्या संबोधित करूँ। तो मैं चाहता हूँ अग्निशेखर हमारी बिरादरी में यहाँ पे आके बैठें और अग्निशेखर कवि धर्म का निर्वाह सबके साथ करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इस्तेमाल की थी 1941 में इटली जब ब्रिटेन से पराजित हुआ तो एक सैन्य अधिकारी तमगे के तौर पर इसे ग्वालियर ले आए, जहां 7 साल बाद हिंदू महासभा के सहयोगियों की मार्फत नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे ने इसे एक हथियार विक्रेता से खरीदा और फिर गांधी की हत्या की। बाद में हत्यारों ने इसका 7.65 mm का देसी संस्करण तैयार कर लिया। क्या आप यकीन करेंगे, ये वही पिस्तौल है जिससे आजादी के 70 साल बाद लेखकों की हत्या की जा रही है। और एक दूसरी कविता है नया राजपथ। गैजेट को हिंदी में राजपथ कहते हैं। तो एक नया राजपथ, अगर आप सरकार के तरफदार नहीं हैं तो इसके 3 ही मतलब हैं। एक, आप देशद्रोही हैं, उसमें भी बहुत संभव है कि आप पाकिस्तान परस्त हों। अल्पसंख्यक अधिक संदिग्ध हैं। दूसरा, आप नक्सली हैं, या बहुत संभव है कि आप उनके लिए काम करते हों। आदिवासी अधिक संदिग्ध हैं। तीसरा, आपके पास काला धन है और आप उसे ठिकाने नहीं लगा पाए, या बहुत संभव है कि आपने उसे जन धन खातों में जमा करवा दिया हो। गरीब अधिक संदिग्ध हैं। इसके बावजूद अगर आपको इस देश में रहने दिया जा रहा है तो ये सरकार की सहिष्णुता है, आपकी नहीं।
बहुत सारी सहिष्णुताएं बरत गई। एक जिस शख्स को अब मैं बुलाने जा रही हूँ, उनको बुलाते समय, उनके बारे में बात करते समय मुझे अक्सर याद आता है मेरे दरवाजे की आहट जैसा स्वर, मेरे दरवाजे की आहट जैसा स्वर, मेरे अपना जैसा स्वर मुझको मीठा लगता है, मुझसे हटकर है लेकिन अपने जैसा लगता है। आवाज दे रही हूँ कानपुर से ही श्री राजेश अरोड़ा जी को। मैंने शुरू में कहा था आज का दिन मेरे लिए समृद्ध होना चाहिए। आदरणीय जगोड़ी जी की अध्यक्षता में जिनको पढ़ के मैंने लिखना सीखा, मुझे कविता पढ़ने का अवसर मिल रहा है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मानव जी जो हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते रहे और सबसे पहले जिन्होंने मेरी कविता को छापा, उनके लिए आभार। फादर तुकान एक फिलिस्तीनी कवित्री थी, कहते हैं उनके एक कविता पढ़ने पे 10 विद्रोही पैदा होते थे। तो जला वतन की याद उन्होंने भी, फिलिस्तीनियों ने भी झेली है। मेरा नाम राजेश अरोड़ा है। अभी इन्होंने बताया 30 लाख लोग, हिंदू या मुस्लिम, जब बंटवारा हुआ उनकी मौत हुई। मैं यहाँ क्यों हूँ? अरोड़ तो पाकिस्तान में एक छोटा सा गांव है, उसके रहने वालों को अरोड़ा है। फादर तुकान की वो कविता में 2 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ। फिर उगेगी जिंदगी इन कुचली आशाओं में से, और तुम्हारी उस मुस्कान से जो सलीब पे चढ़ा दी गई, हर जिंदगी और मौत की झंझनाहट से फिर उगेगी जिंदगी इन कुचली आशाओं से। और अब मैं अपनी कविता की बात करता हूँ। मेरा मानना है कवि का दर्द होना बहुत जरूरी है। दुख तुम में भी है, दुख हम में भी है। उससे निकलते कैसे हैं, उसका कोई रास्ता होगा। कहानी, कविता उसको हैंडल करना सिखाती है। कोई जीवन ऐसा नहीं है जिसमें दुख ना हो, गम ना हो, त्रासदी ना हो, और खुशी ना हो, आनंद ना हो, नाच ना हो। तो नाच वाली इन्होंने कविता बहुत अच्छी पढ़ी। सूरज बहुत आ गए तुम में, सूरज बहुत आ गए तुम में, और मैं नहीं चाहता सूरज होना, क्योंकि झुलस जाएंगे पंछियों के पंख। सूरज बहुत आ गए तुम में और मैं नहीं चाहता सूरज होना, क्योंकि झुलस जाएंगे पंछियों के पंख। मैं बादल ही भला भिगो तुम सबको बाहर भीतर। और मैं तो यहाँ का हूँ, आप लोग मुझे फिर सुनने के बहुत से लोग हैं सुनाने के लिए। केवल एक छोटी सी और कविता सुना के जा रहा हूँ। थके हारे भूले लोगों का अस्पताल है कवि का दिल। थके हारे भूले लोगों का अस्पताल है कवि का दिल। रोता है उन जख्मों के दर्दों से जो धरती के किसी दूसरे भाग में अनदेखे आदमी के हिस्से आते हैं। उम्र भर करता है प्रायश्चित उन भूलों की जो उसने कभी की ही नहीं। अगर मैं उस पर चुप रहा तो वो मेरी भूल थी, मैं सबके सामने स्वीकार करता हूं। लेकिन इस भूल का मतलब ये कहीं नहीं है कि मैं आज अन्याय के खिलाफ अपने स्वर नहीं उठाऊंगा। थके हारे भूले लोगों का अस्पताल है कवि का दिल। उम्र भर करता है प्रायश्चित उन भूलों की जो उसने कभी की ही नहीं। अंतहीन संवेदना का सागर है कवि का दिल। जब भी बिछुड़ते हैं प्रेमी घना होता है युद्ध का उन्माद। हर नर के विरुद्ध स्वर्ग का एक गीत है कवि का दिल। कितने विचित्र बातों का कितना सहज विकल्प है कवि का दिल। नमस्कार। बहुत सुंदर राजेश जी, और बहुत सारी भावनाएं अव्यक्त वाकई सिर्फ कवि का दिल ही बता सकता है। अब जिनको मैं आवाज देने जा रही हूँ उनसे पहले मुझे बहुत
प्रसिद्ध और पुरानी कविता याद आ रही है। आप सबने साहित्य से जुड़े हर व्यक्ति ने वो लाइनें सुनी होंगी। सखी वे मुझसे कह के जाते, कह तो क्या वो मुझको अपनी पतबाधा ही पाते। ये यशोधरा की लाइन थी और वो आखिर तक घर बैठे तथागत का इंतजार करती है। लेकिन शायद आज की स्त्री में जो बदलाव है वो कह देती है, सुनो अगर आज मैं घर ना लौटूं तो, और ये कह रही है जो, मैं उनको ही आमंत्रित कर रही हूं, डॉक्टर ज्योत्सना मिश्रा। मंचासीन आदरणीयों को प्रणाम। आदरणीय जगोड़ी जी के आशीर्वाद से शुरू करती हूँ। आज 1 तारीख है, 30 जनवरी अभी अभी निकली है और गांधी पे चर्चा हुए कुछ ही घंटे बीते हैं, तो कुछ उसी मूड की एक कविता थी मेरी। पिता करते रहते थे नेहरू की आलोचना, पिता करते रहते थे नेहरू की आलोचना, कहते ठीक नहीं किया ये जवाहर ने। पिता गांधी पर भी टिप्पणी करते, कहते बापू बहकावे में आ जाते थे। पिता इंदिरा से भी नाराज रहते, कहते इंसान की परख ना आई बिटिया में। पिता करते रहते थे नेहरू की आलोचना, कहते ठीक नहीं किया ये जवाहर ने। पिता गांधी पर भी टिप्पणी करते, कहते बापू बहकावे में आ जाते थे। पिता इंदिरा से भी नाराज रहते, कहते इंसान की परख ना आई बिटिया में। फिर भी 30 जनवरी को करते उपवास, रहते मौन सारा दिन। पिता के दोस्त थे हरि चाचा, पिता के दोस्त थे हरि चाचा, संघ की शाखा जाने वाले। बिलख पड़ते गांधी के शोक में, पिता के कंधों पर सर रख कहते मुंह काला कर दिया इस नाथूराम ने। कहते मुंह काला कर दिया इस नाथूराम ने। परेशान रहते नई पीढ़ी के बिगड़ने पर, खोने पर संस्कारों के। उनकी शाखा में नहीं सिखाते थे हाशिम चचा को गाली देना, उनकी शाखा में नहीं सिखाते थे हाशिम चचा को गाली देना। और हाशिम चचा भी तो भाई के लाख मनाने पर भी गए नहीं पाकिस्तान। गांधी पर रोते, कहते अब ही मरने की सूझी बुढ़ाऊ, कहते अब ही मरने की सूझी बुढ़ाऊ को। लड़ते जी भर अपने हरि भाई से, भला बुरा कहते सरकारों को। फिक्र करते लड़की के ब्याह की, लड़के की पढ़ाई की। लेते मिट्टी का तेल और राशन लाइन में लगकर तीनों, लेते मिट्टी का तेल और राशन लाइन में लगकर तीनों। उन सब की छोटी छोटी फिक्रें, छोटे छोटे दुख थे, जोड़े थे उनको ये छोटे छोटे दुख ही और गांधी जी। एक छोटी सी कविता और सुना दूं तो मौलिक स्त्री विमर्श के बिना काम नहीं चलता ना। मैंने सदा तुम्हारे हिसाब से तुमसे प्रेम किया, मैंने सदा तुम्हारे हिसाब से तुमसे प्रेम किया। दाल में नमक जितना, चाय में चीनी जितना, न ज्यादा न कम। मैंने सदा तुम्हारे हिसाब से तुमसे प्रेम किया। दाल में नमक जितना, चाय में चीनी जितना, न ज्यादा न कम। तार पर करतब दिखाती किसी नटी को देखा है कभी? हाँ वही तार पर करतब दिखाती किसी नटी को देखा है कभी? हाँ वही। कभी मेरा हिसाब बरतो, कभी मेरा हिसाब बरतो, डरो नहीं कुछ तो गहरे उतरो, डरो नहीं कुछ तो गहरे उतरो। जिसमें आपको सुनना हमेशा अच्छा लगता है, थोड़ा सा जीवन महसूस होता है। ज्योत्सना जी मंच पे जब इतना आग्रह हो तो उसे नकारना नहीं चाहिए। ज्योत्सना जी को आमंत्रित कर रही हूँ एक बार फिर
उनकी हस्ताक्षर कविता के लिए औरतें अजीब के लिए। औरतें अजीब होती हैं, लोग सच कहते हैं औरतें अजीब होती हैं। रात भर सोती नहीं पूरा, रात भर सोती नहीं पूरा, थोड़ा थोड़ा जागती रहती, नींद की स्याही में उंगलियां डुबो दिन की बही लिखती, टटोलती रहती दरवाजों की कुंडियां, बच्चों की चादर, पति का मन। और जब जगाती सुबह तो पूरा नहीं जागती, जब जगाती सुबह तो पूरा नहीं जागती, नींद में ही भागती, हवा की तरह घूमती घर बाहर, टिफिन में रोज नई रखती कविताएं, गमलों में रोज बो देती आशाएं, पुराने अजीब से गाने गुनगुनाती और चल देती फिर एक नए दिन के मुकाबले, पहनकर फिर वही सीमाएं। खुद से दूर होकर ही सबके करीब होती हैं औरतें, सच में अजीब होती हैं। कभी कोई ख्वाब पूरा नहीं देखती, बीच में ही छोड़कर देखने लगती हैं बच्चों के मोजे, पेंसिल, किताब। बीच में ही छोड़कर देखने लगती हैं बच्चों के मोजे, पेंसिल, किताब। बचपन में खोई गुड़िया, जवानी में खोई पलाश, मायके में छूट गई टापू की गोटी, छिपन छिपाई के ठिकाने, वो छोटी बहन छिप के कहीं रोती, सहेलियों से लिए दिए चुकाए हिसाब, बच्चों के मोजे, पेंसिल। खोलती बंद करती खिड़कियां, अरे क्या कर रही हो, सो गई क्या, खाती रहती झिड़कियां। न शौक से जीती न ठीक से मरती, है कोई काम ढंग से नहीं करती, न शौक से जीती न ठीक से मरती, कोई काम ढंग से नहीं करती। कितनी बार देखी है मेकअप लगाए, चेहरे के नील छिपाए, वो कांस्टेबल लड़की, वो ब्यूटिशियन, वो भाभी, वो दीदी, चप्पल के टूटे स्ट्रैप को साड़ी के फॉल से छिपाती, वो अनुशासन प्रिय टीचर, और कभी दिख ही जाती है कॉरिडोर में जल्दी जल्दी चलती, नाखूनों से सूखा आटा झाड़ती, सुबह जल्दी में नहाई, अस्पताल आई, वो लेडी डॉक्टर। जल्दी जल्दी चलती, नाखूनों से सूखा आटा झाड़ती, सुबह जल्दी में नहाई, अस्पताल आई, वो लेडी डॉक्टर। दिन अक्सर गुजरता है शहादत में, रात फिर से सलीब होती है। सच है औरतें बेहद अजीब होती है। सूखे मौसम में बारिशों को याद करके रोती हैं, सूखे मौसम में बारिशों को याद करके रोती है, उम्र भर हथेलियों में तितलियां संजोती हैं, और जब एक दिन बूंदें सचमुच बरस जाती हैं, हवाएं सचमुच गुनगुनाती हैं, तो ये सूखे कपड़ों, अचार, पापड़, बच्चों और सब दुनिया को भीगने से बचाने को दौड़। और जब एक दिन बूंदें सचमुच बरस जाती हैं, हवाएं सचमुच गुनगुनाती हैं, तो ये सूखे कपड़ों, अचार, पापड़, बच्चों और सब दुनिया को भीगने से बचाने को दौड़ जाती है। खुशी के एक आश्वासन पर पूरा जीवन काट देती, अनगिनत खाइयों पर अनगिनत पुल पाट देती। ऐसा कोई करता है क्या? एक एक बूंद जोड़कर पूरी नदी बन जाती, समंदर से मिलती तो पर समंदर न हो पाती, समंदर से मिलती तो पर समंदर न हो पाती। आंगन में बिखरा पड़ा किरची किरची चांद उठाकर जोड़कर चूड़े में खोस लेती, शाम को क्षितिज के माथे से टपकते सुर्ख सूरज को उंगली से पोंछ देती। कौन कर सकता था भला ऐसा औरत के सिवा? फर्क है अच्छे में बुरे में, ये बताने के लिए अदन के बाग का फल खाती है, खिलाती है। हव्वा आदम का अच्छा नसीब होती है, फिर भी अजीब होती है। और उसके बाद मैं मौली से, जो हमें इतने दिनों देर से सुनवा रही हैं, उनसे अनुरोध करूंगी कि आगे बढ़ने से पहले वो अपनी एक कविता का रसास्वादन हमें करें। धन्यवाद ज्योत्सना। औरत के मुंह से औरत की कहानी सुनकर अच्छा भी लगता है, सच्चा भी लगता है, और कभी कभी गिला भी होता है। इतने सारे लोगों के बीच में और जितना कुछ सुन रही हूँ उसके बीच में अपना कुछ पढ़ने का सच बताऊं तो ऐसा कोई मन नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोग को सुनना और कविता को इस तरह से जीना। तो कुछ यूं करती हूँ कि मैं जिन्हें अब बुलाने जा रही थी उनको मैं अपनी एक कविता से ही बुला लेती हूँ।
मेरे ख्याल में दोनों काम हो जाएंगे। फर्क पड़ता है, मेरी कविता का शीर्षक। फर्क पड़ता है तुम्हारे चुप रहने से, फर्क पड़ता है जब कुछ सिसकियां दब जाती हैं तुम्हारी चुप में। फर्क पड़ता है तुम्हारे चुप रहने से, फर्क पड़ता है जब कुछ सिसकियां दब जाती हैं तुम्हारी चुप में। आपके पास से चला गया। फर्क पड़ता है जब तुम्हारी बरजती निगाहों से ठिठक जाता है लाडों का उल्हाना। फर्क पड़ता है जब तुम्हारी बरजती निगाह से ठिठक जाता है लाडों का उल्हाना। फर्क पड़ता है सचमुच जब तुम फेर लेती हो निगाह, सचमुच फर्क पड़ता है जब तुम फेर लेती हो निगाह साथी की कमीनी निगाह से और सखी का आंचल सिकुड़ जाता है। फर्क पड़ता है, तुम्हें पता है ना, फर्क पड़ता है। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि फर्क पड़ता है जब तुम बिस्तर की सिलवट में गुजमुजाती हो और खुद सिलवट हो जाती हो। फर्क पड़ता है जब तुम बिस्तर की सिलवट में गुजमुजाती हो, खुद बिस्तर हो जाती हो। बहुत फर्क पड़ता है, चुप से बहुत फर्क पड़ता है। और इस कविता को तसल्ली मिलती है जब मैं सुनती हूँ आजकल मैं मन का करती हूँ। तो इस मन की आवाज को आप सबके बीच आवाज दे रही हूँ। चित्रा देसाई जी आइए। कोशिश करती हूँ। नमस्कार, आदरणीय मंच को प्रणाम। जब उड़ीसा बैठे हैं अग्निशेखर जी को आज मैंने सुना तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि हालांकि उस विस्थापन की हम सब कल्पना कर सकते हैं जिन्होंने भोगा है उस पीड़ा के लिए। और सभागृह में बैठे उतने ही मेरे मित्र और दोस्त सबको नमस्कार। कानपुर जहाँ मैं पहली बार आई हूँ। कविताएं छोटी लिखती हूँ और कुछ बहुत छोटी लिखती हूँ। तो एक बहुत छोटी कविता से शुरुआत है। प्रति शब्द ज्योत्सना ने जो नाम दिया है, शब्दों की ताकत होती है। अयोध्या में नहीं हुए युद्ध, अयोध्या में नहीं हुए युद्ध, शब्दों ने दिया वनवास। पत्थर हुई कौशल्या, हंसी मंथरा, सुन हुई सीता। पत्थर हुई कौशल्या, हंसी मंथरा, सुन हुई सीता। स्तब्ध पूरी नगरी, पलट गई राज व्यवस्था। न तलवार न कटार, शब्दों की हिंसा असहनीय होती है। शब्दों की हिंसा असहनीय होती है। एक और लघु कविता अग्निशेखर जी के लिए। कश्मीर नहीं है लेकिन पीड़ा, बिंद गया बांस तो बन गई बांसुरी। बिंद गया बांस तो बन गई बांसुरी। छेद छेद जिंदगी गाती है मल्हार। जब कोई छूटता है, कुछ टूटता है, भीतर तक बींधता है, तभी तो नादवन पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। बिंध गया बांस तो बन गई बांसुरी। एक कविता जहां से मैं गुजरी हूं, जहां से मैं आती हूं। अलाव। कुम्हार के घर से खेतों में जाती थी, कुम्हार के घर से खेतों में जाती थी। चाक पर रखी मिट्टी गोल गोल घुमा हाथों से घुमाती थी। हमेशा एक सवाल, सुराही, मटके, दिए, मिट्टी बनाती है या हाथ? हमेशा एक सवाल, सुराही, मटके, दिए,
मिट्टी बनाती है या हाथ, नानी की वही हंसी और साफ जवाब, न मिट्टी न हाथ, आग बनाती है सब। सीखती है मिट्टी तभी तो बनती है, वरना तो टूटकर मिट्टी में घुली रहती है। आग तपाती है, झुलसाती है, भट्टी में पड़े हर सांचे को परिपक्व बनाती है। पर आग तो सब मिटाती है। फिर मेरा सवाल, आग सब मिटाती है, उदंड हो घर गांव खेत शरीर सब जला देती है। नानी का फिर करारा जवाब, आग ही बनाती है सब। दिए में उतरती है तो प्रार्थना बन जाती है, और देह में उतरती है तो पूरी सृष्टि बन जाती है। अपने भीतर आग सहेज कर रखना तो ही बन पाओगी, वरना पूरी उम्र मिट्टी ही रह जाओगी। अपने भीतर आग सहेज कर रखना। तैनाल, जिसे कुछ जगह पे नाल भी कहते हैं, वो खुरों के नीचे जो लगाई जाती है, तब बैल को हल में जोता जाता है या घोड़े को तांगे में तो उसके नीचे नाल लगाते हैं तैनाल। सुनाई देती थी गलियों में तैनाल लगवाने की पुकार। नर्म खुरों के नीचे लोहा जड़ते देखा है कभी? कहीं आवेश में आक्रामक ना हो जाए, मुंह पर बांध दी जाती है जाली। स्वयं को सुरक्षित कर शुरू होती है यातना कथा। स्वयं को सुरक्षित कर शुरू होती है यातना कथा। रेत में कुलबुलाती है पूरी देह, जमीन पर पटकता है सीन। जबड़ों के बीच दबी रबड़ और बहता झाग। आंखें बंद कर राह देखती हूं उसके उठने की। तैनाल लगा दौड़ता है वह तारकुल की सड़कों पर। समझ जाती हूं यात्रा के लिए नर्म खुरों के नीचे लोहा लगाने की प्रक्रिया, और मैं भी तैनाल लगवा उठ खड़ी होती हूं सर पर दौड़ने के लिए। सुनाई देती थी गलियों में तैनाल लगवाने की पुकार। एक और रंग मेरे लिए मौसम चैत से फागुनी होता है, जनवरी मार्च नहीं होता। कार्तिक महीने में कुएं की मुंडेर पर बैठ सुबह का तारा देख मैंने अनंत कथाएं सुनी। फागुन में मैंने रिश्तों को गुलाल लगाते रंगे हाथों पकड़ा है बहुत बार। बैसाख में गेहूं की बाल तोड़ते धरती को चटकते देखा है कितनी बार। सावन में आंगन के बीच गहराई नींद के नीचे पेंगे बढ़ाते आसमान छुआ बहुत बार। छोटी उम्र के अनुभव मुझे आज भी आश्वस्त करते हैं। छोटी उम्र के अनुभव मुझे आज भी आश्वस्त करते हैं। जेठ की तपती धूप में ज्यादा दिन नहीं तपोगी, क्योंकि इसके तुरंत बाद सावन बरसते हैं। छोटी उम्र के अनुभव मुझे आज भी आश्वस्त करते हैं। बसंत है, एक पत्ते की छांव मुबारक हो, बसंत मनाने का मन तो हुआ। एक पत्ते की छांव मुबारक हो, बसंत मनाने का मन तो हुआ। पूरा जंगल सिमट गया था आग की चपेट में। उड़ गए सब पक्षी इधर उधर, ना कहीं पानी का सुराग, न जिंदगी का बियाबान हुआ पीहड़ जंगल। पर मेरी नानी कहती थी सूखे दरख्त में भी संभावना होती है उगने की। सूखे दरख्त में फिर से उगी नन्ही सी कोपल मुबारक हो, बसंत मनाने का मन तो हुआ। एक पत्ते की छांव मुबारक हो,
बसंत मनाने का मन तो हुआ। और अंत में एक और छोटी सी कविता। धरती बीमार है इन दिनों, धरती बीमार है इन दिनों, न बोलती है न उठती है। नदी सागर खेत खलियान घाटी पहाड़ सब सुने हैं। नदी सागर खेत खलियान घाटी पहाड़ सब सुने हैं। जब आंख का पानी ठहर जाता है तो आंगन सिमट जाता है। बंजर होने लगती है जमीन, आओ कहीं से बीज लाएं, आओ कहीं से बीज लाएं, बूंदें बरसाएं, हरा रंग छिड़काएं, कंधों पर धरती उठा उसे आकाश की सैर कराएं, गुदगुदी कर उसे थोड़ा सा हंसाएं। धरती बीमार है इन दिनों, सूनी आंखों से मत देखो, आओ आंखों को नम कर लें, अपना आंगन भूगोल कर लें, अपना आंगन भूगोल कर लें। इस कविता ने मुझे एक बड़े जनसमूह से जोड़ा। सुनने में बहुत आसान लगता है मन की बात करना, पर हमें मालूम है कितना मुश्किल होता है। आजकल मैं मन का करती हूँ, आजकल मैं मन का करती हूँ, कॉफी के बड़े मग से हाथों को और फैज की नज़मों से रूह को सेकती हूँ। आजकल मैं मन का करती हूँ। हर सुबह पेपर में छपी खबरों पर इत्मीनान से बहस करती हूँ। हर सुबह पेपर में छपी खबरों पर इत्मीनान से बहस करती हूँ। सरसों का साग, बथुए की रोटी, कभी गुड़ कभी हरी मिर्च से गुजरती हूँ। अपनी खिड़की पर गमलों में बसी खेती को पानी से सींचती हूँ। शाम को आवाज़ से घूमते पेड़ों की कलगी पर चिड़ियों का कलरव सुनती हूँ। कभी दोपहर को दोस्तों का हाथ पकड़ अपनी गली मोहल्ले की बातों से निपटती हूँ। बचे कुचे पेड़ों पर पंछी नीड़ बना पाए ऐसी कोशिश में शामिल होती हूँ। सांझ ढले अपने गांव की मिट्टी को दूर से ही सहलाती हूँ। मेरे दोस्त कहते हैं आजकल मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि आजकल मैं मन का करती हूँ। हाथों को गर्म कॉफी से और फैज की नज़मों से रूह को सेकती हूँ। आजकल मैं मन का करती हूँ। बहुत बहुत आभार। चित्रा जी को सुनकर बहुत कुछ मन का करने का मन करने लगता है और फिर हम गणित भी जोड़ने लगते हैं। ऐसे ही एक आवाज उस स्वनाम धन्य कवि की है, उन्होंने कवि की है, जो हो सकता है कुछ तक केवल एक बात हो, एक कहन हो, और कुछ के लिए वो उनका अपना सच हो। उनको सुनते समय आज निसंदेह आमने सामने मैंने भी आज पहली बार अग्निशेखर जी को सुना और उनको उनकी कविताओं की आंख से जाना। और जब मुझे लगा कि मुझे उन्हें मंच पे बुलाना है तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या इस लायक हूं भी कि उनका परिचय देके उनको बुला सकूं। एक कविता की लाइनें मुझे बस अपनी याद आ रही है। मैं शायद वही कह सकती हूँ जो आपसे भी जुड़े, उनसे भी जुड़े और उन सब से जुड़ सके जो पक्ष या विपक्ष किसी भी तरह सोच सकते। ये कठिन दौर है, गुजर जाएगा, वक्त का काम है पलटना, फिर बदल जाएगा। ये कठिन दौर है, गुजर जाएगा, वक्त का काम है पलटना, फिर बदल जाएगा। जिन लम्हों का मातम मना रहे थे वो गुजर गए, जिन लम्हों का मातम मना रहे थे वो गुजर गए, जाने वाला अब नहीं लौट आएगा। कितनी भी
दलीलें दे लो, समझाने को खुद से कुछ औरों से कह लो, पर ये सच है दीवारों पे छपा अंधेरा और छत पर टंगा सन्नाटा बस तुम्हारा है, ये कहीं नहीं जाएगा। और इसी के साथ मैं अग्निशेखर जी को आमंत्रित कर रही हूँ कि वो ज्वाला जो है वो जलती रहनी चाहिए। वर्षा शीर्षक है। छलनी छलनी मेरे आकाश के ऊपर से, छलनी छलनी मेरे आकाश के ऊपर से बह रही है स्मृतियों की नदी। और मेरे गांव क्या हो रही है इस समय वहां वर्षा। जो जगूड़ी जी को समर्पित एक कविता है मेरी, पहाड़ और पहाड़। आप भी पहाड़ के हैं, हम भी पहाड़ के हैं। तो ये कविता है मेरे इस नए संग्रह में है, और ये संग्रह पंकज के लिए है, ये बिना नहीं जाना। पहाड़ और पहाड़। तुम मुझे अपने पहाड़ों की थोड़ी सी शांति, धैर्य और दृष्टि दे दो। मैं तुम्हें अपने पहाड़ों की स्मृति दूंगा। जगूड़ी जी, तुम मुझे अपने पहाड़ों की थोड़ी सी शांति, धैर्य और दृष्टि दे दो। मैं तुम्हें अपने पहाड़ों की स्मृति दूंगा। चीड़ों देवदारों के लोक गीत दूंगा, संगीत दूंगा। देखना, बद्री केदार की सन्यासिन हवाएं गुनगुनाएंगी हब्बा खातून और रसूल मीर के गीत। देखना, ये दोनों कश्मीरी, हब्बा खातून जानते हैं आप, रसूल मीर भी बहुत प्रेम के बहुत बड़े कवि हुए हैं। देखना, बद्री केदार की सन्यासिन हवाएं गुनगुनाएंगी हब्बा खातून और रसूल मीर के गीत। तब शायद समझेगी दुनिया मेरे पहाड़ों का नमक क्यों मुझे संसार को मिथ्या नहीं मानने देता। तब शायद समझेगी दुनिया मेरे पहाड़ों का नमक क्यों मुझे संसार को मिथ्या नहीं मानने देता। ये हो सकता है निकोस कज़ांतज़ाकिस का महान नायक ज़ोरबादा क्रीक पूर्व जन्म में मेरे देश का ही कोई पहाड़ रहा हो। ये हो सकता है निकोस कज़ांतज़ाकिस का महान नायक ज़ोरबादा क्रीक पूर्व जन्म में मेरे देश का ही कोई पहाड़ रहा हो, बिंदास और पंखों वाला। ओ कवि अलकनंदा के, ओ कवि अलकनंदा के, मैं तुमसे मांगता हूं तुम्हारे पहाड़ों का आशीष। गुफाएं मेरे पहाड़ों की भरी हैं घृणा और हिंसा के अकूत खनिज से। मेरे पहाड़ हैं उदास, मेरे पहाड़ हैं उदास और लहूलुहान। जलावतन हैं नदियां, कुछ सूख रही वहीं की वहीं अरण्य कर रहे रोदन। तुम्हारे पहाड़ कैसे बने रह सकते हैं समाधिष्ठ। मेरे पहाड़ हैं उदास और लहूलुहान, जलावतन है नदियां, कुछ सूख रही वहीं की वहीं अरण्य कर रहे रोदन। तुम्हारे पहाड़ कैसे बने रह सकते समाधिस्थ और निर्लिप्त। मुझे अपने पहाड़ों का रत्ती भर मौन दे दो।
लीलाधर जगूड़ी के लिए। धन्यवाद। सच अपने शिखर पर पहुंच रहा है और आज के हमारे अध्यक्ष महोदय श्री पद्मश्री श्री लीलाधर जगूड़ी जी को बुलाने के पहले उनके बारे में कुछ भी कहना, वैसे तो वही बात है कि सूर्य को दिया दिखाना है, लेकिन फिर भी धनगढ़ टिहरी गढ़वाल जिला उत्तराखंड में आपका जन्म हुआ। आपकी सबसे चर्चित कृति अनुभव के आकाश में चांद को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1997 में। आप पद्मश्री से सम्मानित हुए। इसके साथ ही उन्हें रघुवीर सहाय सम्मान, भारतीय भाषाविद सम्मान, शब्दल सम्मान, नमित पुरस्कार, आकाशवाणी पुरस्कार और व्यास सम्मान जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज वो अपने आशीर्वाद वचन स्वरूप कविताएं लेकर हमारे बीच उपस्थित हैं। तो मैं चाहती हूँ कि तालियों के साथ आप स्वागत करें हमारे अध्यक्ष। मेरे सामने थोड़ी सी दुविधा ये है कि मैं जिन कविताओं के लिए कुख्यात हूँ, यानी बहुत लंबी लंबी कविताएं, तो वो मैं सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि वो सुनाना तकाजा नहीं वक्त का। फ्लाइट भी मिस हो जाएगी। अब मैं कुछ छोटी छोटी कविताओं से शुरू करता हूँ और 2-4 छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाता हूँ, लेकिन इस निवेदन के साथ कि छोटी कविताओं में बहुत बार ये होता है कि वो इतनी छोटी होती है कि शायद मुझसे छोटी कविता हिंदी में तो नहीं लिखी गई, शायद दुनिया में भी लिखी गई, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं वहीं से शुरू करता हूँ। एक छोटी कविता है, इससे छोटी कविता कोई दूसरी हो तो सुनाइएगा। बच्चा सोता है हिलाने से। बच्चा सोता है हिलाने से। देखिए अगली पंक्ति ध्यान से सुनिए, क्योंकि वही कविता खत्म हो रही है। बच्चा सोता है हिलाने से, राजा जागता है। बच्चा सोता है हिलाने से, राजा जागता है। स्त्री विमर्श हो रहा था दिन में और उस पर बहुत अच्छी बातें हुई। मेरा मन तब भी था कि इसमें मैं होता तो मैं अपनी ये कविता जरूर सुनाता। और कविता ये है कि अकेली औरत पार करना चाहती है सूनी सड़क। अकेली औरत पार करना चाहती है सूनी सड़क। आगे बढ़ चुके पति को पीछे बुलाती है। सड़क पार जा चुके पति को पीछे बुलाती है। अकेली औरत पार करना चाहती है सूनी सड़क। अकेली औरत पार करना चाहती है सूनी सड़क। आगे बढ़ चुके पति को पीछे बुलाती है। पार कर चुके पति को पीछे बुलाती है। जो कि लौट आता है गुस्से और कोफ्त में। अकेली औरत शादी के 30 वर्ष बाद भी पूछती है, लौटे हुए पति से पूछती है। अकेली औरत शादी के 30 वर्ष बाद भी पूछती है, सड़क पार कर लूं। अकेली औरत शादी के 30 वर्ष बाद भी पूछती है, सड़क पार कर लूं। अकेली औरत पार करना चाहती है सूनी सड़क। अकेली औरत पार करना चाहती है सूनी सड़क। वह मर्द को अगवा करती है। डग भरती है, जैसे एक जमाना पार कर रही हो। वह मर्द को अगवा करती है, डग भरती है, जैसे एक जमाना पार कर रही हो। सड़क पार करते हुए वह दिखती है। एक खोए हुए, एक गए हुए, एक बीते हुए साहस की तरह है।
वह सड़क पार करते हुए दिखती है एक खोए हुए साहस की तरह। आजकल विचारधारा की बड़ी चर्चा है, तो विचारधारा की प्रशंसा में विचारधारा की तरह कहीं कहीं टिकी है चोटियों पर बर्फ, पर ठंड की तानाशाही विचारधारा के बिना भी कायम है। पर ठंड की तानाशाही विचारधारा के बिना भी कायम है। तारीखें भी 30 और आदमी अकेला, हफ्ते भी 4 और आदमी अकेला, ऋतुएं भी 6 और आदमी अकेला, महीने भी 12 और आदमी अकेला, महीने भी 12 और आदमी अकेला, वर्ष भी अनेक और आदमी अकेला, काम भी बहुत से और आदमी अकेला, काम भी बहुत से और आदमी अकेला। जब उसने कहा कि अब सोना नहीं मिलेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर अगर वह कहता अब नमक नहीं मिलेगा, अगर वह कहता कि अब नमक नहीं मिलेगा तो शायद मैं रो पड़ता। आजकल जो एक बड़ा पहलू आप देखते होंगे, उस पर भी थोड़ी सी बहुत पुरानी कविता सुना रहा हूं आपको। हैसियत, इसकी क्या हैसियत है, जिंदगी की या मौत की क्या हैसियत है? उसने 3-4 प्यारे प्यारे नामों से मौत को पुकारा, उसने 3-4 प्यारे प्यारे नामों से मौत को पुकारा, मगर मौत नहीं आई। उसके बाद अचानक मौत ने जिंदगी को 3-4 प्यारे प्यारे नामों से पुकारा। बस इतने में वहां हजारों लाशें बिछ चुकी थी, बस इतने में वहां हजारों लाशें बिछ चुकी थी। अपना अपना प्यार है और अपना अपना तरीका है। अमृत एक कविता है, छोटी सी है। हमेशा नहीं रहते पहाड़ों के छोए, छोए का मतलब होता है पहाड़ों में जो एक गीला टपकाव होता है। हमेशा नहीं रहते पहाड़ों के छोए, पर हमेशा रहेंगे वे दिन जो तुमने और मैंने एक साथ खोए। हमेशा रहेंगे वे दिन जो तुमने और मैंने एक साथ खोए। चलिए पहले एक कविता छोटी सुना देता हूं। तो कविता है चुल्लू की आत्मकथा। चुल्लू, चुल्लू भर पानी तो सभी जानते हैं। मैं झील न ताल न तलैया न बादल न समुद्र, मैं झील न ताल न तलैया न बादल न समुद्र, मैं यहां फंसा हूं इस गड़ैया में, मैं यहां फंसा हूं इस गड़ैया में, चुल्लू भर आत्मा लिए सड़क के बीचों बीच, मैं यहां फंसा हूं इस गड़ैया में। मुझ में भी झलकता है आसमान, चमकते हैं सूर्य सितारे चांद, दिखते हैं चील कौवे तोते तीतर, मुझे भी हिला देती है हवा, मुझे भी हिला देती है हवा, मैं यहां फंसा हूं इस गड़ैया में। मैंने झील न ताल न तलैया न बादल न समुद्र, मैं यहां फंसा हूं इस गड़ैया में, चुल्लू भर आत्मा लिए सड़क के बीचों बीच, मुझ में झलकता है आसमान, चमकते हैं सूर्य सितारे और चांद, दिखते हैं चील कौवे तोते और तीतर, मुझे भी हिला देती है हवा, मुझ में भी पड़कर सड़ सकती है फूल पत्तों सहित हरियाली की आत्मा, मुझ में भी सड़ सकती है फूल पत्तों सहित हरियाली की आत्मा। रोज कम होता मेरी गंदली आत्मा का पानी, रोज कम होता मेरी गंदली आत्मा का पानी, बदल रहा है शरीर में, चुपचाप भाप बनकर बाहर निकल रहा हूं मैं।
चुपचाप हाथ बनकर बाहर निकल रहा हूँ। अब मित्रों, ये कविता उसकी खुशी, उसने चाहा तो यह था कि कोई बढ़िया सा सपना देखे, पर देखता क्या है कि बच्चे तमाम प्रौढ़ हो चुके हैं, पेड़ तमाम काटे जा चुके हैं, चिड़िया तमाम मारी जा चुकी हैं। ऐसे में वह आए और कहने लगे, दुनिया में खुशी अब भी हमारे सिगरेट के कारण है, दुनिया में खुशी अब भी हमारे सिगरेट के कारण है। फिर भी वह उदास का उदास ही रहा, फिर भी वह उदास का उदास ही रहा। तो वे भेष बदल कर आए और कहने लगे, तुम्हारी खुशी फलां ब्लेड की तेज धार में छिपी है, अगर तुम उसे आज ही खरीद लो। जब उन्होंने मान लिया कि वह नंगा आदमी है, कुछ कुछ बेअसर कुछ कुछ बेअक्ल भी, तो कई और लोगों से कहलवाया कि उसकी खुशी के लिए हमने कपड़ों के डिजाइन बदल दिए हैं और गारंटी है कि वह कभी दुखी नहीं हो सकता अगर वह हमारी कंपनी का नाम याद रखे। एक बार उसने फिर चाहा कि कोई बढ़िया सा सपना देखे जिसमें सिर्फ मुस्कुरा कर ही न रह जाए, फूट कर हंस भी पड़े। तभी एक ऐसा आदमी आया जिसके हाथ में किसी दूसरे आदमी का जबड़ा था, जो कहने लगा कि खुशी का कोई आर पार नहीं, खुशी का कोई आर पार नहीं। आप भी दिन भर मुस्कुरा सकते हैं, ठनाठन हंस सकते हैं, अगर यह पेस्ट इस्तेमाल कर ले। वह सारी रात परेशान रहा इस नालायक सपने के कारण, जो दुख दर्द धोने के लिए कभी उसे साबुन के झाग में डुबो देता, कभी बिछा देता सामने एक सुंदर कालीन, जो अगर सचमुच मिल जाए, जो अगर सचमुच मिल जाए तो उसमें से एक तो वह कोट बनवा डाले, जो अगर सचमुच मिल जाए तो उसमें से एक तो वह कोट बनवा डाले, और बाकी उम्र भर के लिए कुछ मजबूत कपड़े वह ज्यादा जाड़े के कारण पहनता है, खुशी के नहीं। खुशी जो कभी सचमुच मिल जाए, खुशी जो अगर कहीं सचमुच मिल जाए तो डर है कि वह कहीं कपड़े उतार न दे। कपड़े वह ज्यादा जाड़े के कारण पहनता है, खुशी के नहीं। खुशी जो कभी सचमुच मिल जाए तो डर है कि वह कहीं कपड़े उतार न दे। आखिरी पंक्तियां हैं, लेकिन तभी उसे सपने के छोर पर अचानक 5-6 पेड़, 10-12 चिड़ियां और 15-20 बच्चे दिख गए। तब उसने सोचा, ईश्वर करे और मेरा सपना झूठ हो, वरना जो जो सपने आज तक देखे गए उनके अनुसार तो जाने अब तक क्या क्या हो जाना चाहिए था, उनके अनुसार तो जाने अब तक क्या क्या हो जाना चाहिए था। ये कविता है, एक आकाश पहाड़ की चोटी पर, एक गड्ढे में। आकाश दोनों हैं, आकाश दोनों हैं, फर्क चांद सितारों का। पहली बार यहां तलैया थी, 2 चांद दिखे थे। प्लेट और परात में भी दिख सकता है चांद, अगर पानी हो, और पानी न हो तो चांद 2 भी हो सकते हैं और 10 भी। पर अनुभव के आकाश में पहले एक चांद जरूरी है, तभी दिखेगा कोई चांद अनुभव के पाताल में भी, तभी दिखेगा कोई चांद अनुभव के पाताल में भी। कहीं एक चांद जरूरी है, कहीं एक चांद जरूरी है, कहीं एक चांद जरूरी है 4 चांद लगाने के लिए, कहीं एक चांद जरूरी है 4 चांद लगाने के लिए। क्योंकि जो छोटा हो और बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाने पर भी छोटा हो जाए, जो होते हुए भी गायब रह सके, जो होते हुए भी गायब रह सके और गायब रहकर भी चमक जाए, और गायब रहकर भी चमक जाए। अनुभव के पाताल के लिए भी अनुभव के आकाश में पहले एक चांद जरूरी है, पहले एक चांद जरूरी है 4 चांद लगाने के लिए, पहले एक चांद जरूरी है। और बस अंतिम कविता, ये मेरी आत्मकथा भी है। एक जीवन जग जाहिर, एक जीना चुपचाप, 2-2 प्रकार से जीना पड़ता है एक जीवन कई बार। अकस्मात एक दिन खत्म होने से पहले अंजुलि भर पानी में सिकुड़ते आकाश की तड़प की तरह
जीना और समाना पड़ता है कई बार, जीना और समाना पड़ता है कई बार, रिसना पड़ता है, उड़ जाना पड़ता है, छीजना पड़ता है कई बार, रिसना पड़ता है, उड़ जाना पड़ता है, छीजना पड़ता है कई बार। मिट्टी के गुण का शिकार, मिट्टी के गुण का शिकार, हवा के गुण का शिकार, पानी के गुण का शिकार, जीवन में जीवन का शिकार होना पड़ता है कई बार। एक जीना जग जाए, एक जीना चुपचाप, दो दो प्रकार से जीना पड़ता है एक जीवन कई बार। जाहिर है कुछ कर्तव्य निभाने होते हैं, पर इतने अच्छे और इतने मधुर शब्दों के बाद अपनी ही वाणी कई बार बड़ी अजीब लगती है। तो बस मैं ये कहूँगी कि सभी मंचासीन अतिथियों, कवियों और हमारे अध्यक्ष महोदय जी, अग्निशेखर जी, आप सबको बहुत बहुत आभार। और जो सुख आज आपकी वजह से हम लोगों को मिला वो अवर्जनीय है, उसके लिए तो धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है, पर आपके आगमन का आभार।